जरा इमेजिन करो कि एक दिन आप लोग सड़क पर निकलो और अचानक से आसमान से बहुत सारा कचरा जमीन पर बरसने लगे, जिससे आज तक इंसानों ने समंदर, नदी और नालों में फेंका है। इवन अभी के लिए सिर्फ कचरा ही नहीं, बल्कि 113 साल पहले समंदर में डूबा टाइटैनिक शिप भी जमीन पर भंगार की तरह पटक दिया गया है। पर ये सब किसने, कैसे और क्यों करा? इस बारे में रिसर्च करने पर सरकार को समंदर में रहने वाली एक बहुत ही खास और एडवांस प्रजाति के बारे में पता चलता है, जो इंसानों से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और इंसानों के अस्तित्व से ही समंदर के अंदर उनसे छुप कर रह रही थी। उन्होंने ही ये सारा का सारा कचरा इंसानों को वापस करा था, क्योंकि अब वो इंसानों के इस तरह से समंदर में कूड़ा फेंकने की वजह से तंग आ चुके हैं। तब सारी चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए सरकार उन क्रीचर से मीटिंग करने का डिसाइड करती है। पर मीटिंग में आकर वो क्रीचर इंसानों से साफ कह देते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी समंदर को पूरी तरह से साफ नहीं करा गया तो हम धरती पर मौजूद सभी इंसानों को खत्म कर देंगे और धरती पर इतना बड़ा प्रलय आएगा जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और क्या उन कीचड़ के कहर से सरकार इंसानियत को बचा पाएगी? अगर हाँ तो कैसे? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये कीचड़ इतना ज्यादा गुस्से में आ गए। असल में कुछ दिनों पहले बार्कले नाम का एक इंसान अपने घर में सो रहा था, पर तभी अचानक से उसके फोन में एक इमरजेंसी मिशन का सिग्नल आता है, जिसे देखकर वो नॉर्मली अपनी बेटी को नींद से उठाता है। मगर बार्कले को ये चीज नहीं पता थी कि ये मैसेज उसकी और पूरी दुनिया की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। खैर अभी वो अपनी बेटी के साथ नीचे मौजूद एक गाड़ी के पास जाता है, जिसमें हाना नाम के एक ऑफिसर बार्कले को एक स्पेशल मिशन पर लेने के लिए आई थी। लेकिन मिशन पर जाने से पहले बार्कले अपनी बेटी को अपनी बीवी के पास छोड़ता है और हाना के साथ एयरपोर्ट पर चला जाता है। वहाँ पर उसके अलावा और भी ऑफिसर मौजूद थे, जिनके प्लेन में बैठते ही जनरल ऑस्टिन उन्हें एक एक टैग देते हुए बताता है कि हम लोग एक बहुत ही जरूरी मिशन को करने के लिए जा रहे हैं, जो शायद पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। दरअसल एक हफ्ते पहले कुछ मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, जिस दौरान उनके जाल में मछलियों के साथ साथ एक ऐसा प्राणी फंस गया जिसे आज तक किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। तब इंसानों को देखते ही उस कीचड़ ने भी बहुत जोर से दहाड़ मारी, पर उसके दहाड़ मारते ही बोट पर मौजूद एक मछुआरे ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। उस कीचड़ को होमो एक्वा नाम दिया गया था और अभी के लिए मिलिट्री वाले उसी कीचड़ को देखने के लिए जा रहे थे, ताकि उस पर रिसर्च करके पता लगाया जा सके कि वो जीव इंसानों के दोस्त है या फिर दुश्मन। अब फिलहाल के लिए सारे के सारे ऑफिसर अपने टाइम में होमो एक्वा की वीडियो देखने में लग जाते हैं, मगर बार्कले को तो अपने टाइप का पासवर्ड ही मालूम नहीं होता, क्योंकि असल में वो इंसान था ही नहीं जिसे हैना लेने के लिए गई थी। बार्कले तो बस डेस्क जॉब और ऑफिसर के लिए चाय बिस्किट लाने का काम करता था, मगर हैना उसे ऑफिसर रॉजर समझकर अपने साथ लेकर आ गई थी। असल में ऑफिसर रॉजर तो छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहर में गया था, और ताकि उसके छुट्टियां मनाने के बारे में किसी को पता न चले, इसीलिए उसने बार्कले को अपना फोन देकर कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रुकने के लिए कहा था। अभी बार्कले इस मिशन की गंभीरता को समझते हुए सभी लोगों को इस बारे में बताता भी है, पर जैसा कि कोई भी इस मिशन में देरी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बार्कले की बात को बिना सुने उसे अपने साथ उस आइलैंड पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उन मछुआरों ने वेयर हाउस टाइप की एक जगह में उस होमो एक्वा की बॉडी को टांग कर रखा हुआ था। और उसे देखकर सभी को ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो होमो एक्वा मर चुका है। अभी ऑस्टिन और बाकी सब उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और तभी ऑस्टिन का एक साथी उसे एक मोती टाइप की चीज दिखाते हुए बताता है कि ये उन्हें उस होमो एक्वा की गर्दन के पास से मिली है। उस मोती को देखकर ऑस्टिन और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस मोती को काफी ज्यादा तराश कर बनाया गया था, और आज तक चीजों को तराश कर अच्छी शेप देने जैसा दिमागदारी वाला काम बस इंसान ही कर पाए थे। इसलिए इसमें हैरान होने वाली बात यही थी कि अगर उस मोती को होमो एक्वा ने ही तराश कर बनाया है, तो वो खुद भी इंसानों जैसे या फिर उनसे भी ज्यादा समझदार क्रीचर्स हैं। अब जैसा कि इस होमो एक्वा की प्रजाति के लोग समंदर में अभी भी हो सकते थे, इसीलिए ऑस्टिन अपने साथियों के साथ कुछ डिवाइसेस लेकर समंदर के किनारे जाने लगता है, जहाँ पर बार्कले को भी उनके साथ जाना था। पर वहाँ पर जाने से पहले बार्कले को उस मरे हुए होमो एक्वा को देखकर उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसीलिए पहले वो उसकी बॉडी के सामने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और उसके बाद ही समंदर के किनारे जाता है। समंदर के किनारे ऑस्टिन चाय पीते हुए एक डिवाइस की मदद से रेडियो वेव की फॉर्म में पूरे समंदर में हेलो का मैसेज भेजता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उस मैसेज को समझकर होमो एक्वा उनसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। फिर भी रात तक कोई सिग्नल न आने की वजह से सारे के सारे लोग अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं, जिस दौरान ऑस्टिन ने अपने 2 सोल्जर को होमो एक्वा की बॉडी का ध्यान रखने के लिए बोला था। लेकिन रात में सभी लोगों के सो जाने के बाद अचानक से उस वेयर हाउस की जमीन दलदल बनना शुरू हो जाती है, और उन दोनों के दोनों गार्ड्स का शरीर धीरे धीरे उसी में धंसना शुरू हो जाता है। जमीन को अचानक से इस तरह होते देखकर उन दोनों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, पर तभी अचानक जमीन के अंदर से एक होमो एक्वा छलांग मारकर टंगे हुए होमो एक्वा की बॉडी को जमीन के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो अपने गुजरने वाले रास्ते से आइलैंड की जमीन को भी दलदल बनाकर समुद्र में चला गया था, और उसके निकलने के बाद पूरी जमीन फिर से नॉर्मल हो गई थी। अब उस मरे हुए होमो एक्वा की उसकी जगह से हिलने की वजह से पूरी जगह पर अलार्म बजना शुरू हो गए थे,
जिसे सुनकर ऑस्टिन, बार्कली, हैना और बाकी सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो होमवर्क और वो दोनों सोल्जर यहाँ पर से कहाँ चले गए। तब ऑस्टिन वॉकी टॉकी के जरिए उन सोल्जर से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे वॉकी टॉकी की आवाज जमीन के नीचे से आती है और थोड़ा सा खुदाई करने पर उसे फीमेल सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखने के बाद तो ऑस्टिन समेत सभी लोगों की फट के 4 से 64 हो गई थी और उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये होमो एक्वा असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है। बार्कली तो इस सबसे डरकर समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है, जो देखकर ऑस्टिन उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ सोल्जर को समंदर के अंदर काफी सारे होमो एक्वा दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो ऑस्टिन को इस बारे में खबर देते हैं और ऑस्टिन तुरंत ही बार्कली, हैना और अपने कुछ और साथियों के साथ उस एरिया में पहुंच जाता है। उस दौरान हैना ने बार्कली को कैमरा देते हुए सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था और वो लोग कुछ बड़े बड़े कंटेनर के पीछे छुपकर उन होमो एक्वा को ध्यान से देख रहे थे। अब जब होमो एक्वा पानी में काफी देर तक उसी तरह से खड़े रहते हैं तो ऑस्टिन तुरंत ही अपने बनाए गए ट्रांसलेटर डिवाइस के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है और उनके सामने कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुमसे कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहते। इस बात पर होमो एक्वा भी मान जाते हैं और वो भी इंसानों से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते थे, पर किसी कारण से उन्हें दुनिया भर के अलग अलग इंसानों के साथ एक जगह पर मीटिंग करनी थी। तब ऑस्टिन भी ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद दुनिया भर में होमो एक्वा जहाँ जहाँ पर भी मौजूद होते हैं वो अपने एरिया के पास वाले शहर में जाकर सभी लोगों के सामने खुद को रिवील कर देते हैं और उन लोगों के सामने भी ये चीज बताते हैं कि हम लोग इंसानों से मीटिंग करना चाहते हैं। अब जैसा कि पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैल गई थी तो कहीं ना कहीं आम जनता डरी भी हुई थी कि अचानक से होमो एक्वा उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म न कर दे। उसी वजह से आम जनता ने सरकार के ऊपर जल्दी मीटिंग करने के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए वो नदी के पास की एक बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ पर बड़े बड़े पाइप लगवाती है ताकि मीटिंग के दौरान होमो एक्वा बिल्डिंग के अंदर आ सके। फिर मीटिंग की पूरी तैयारी होने के बाद होमो एक्वास के पास सिग्नल भेज दिया जाता है और इस मीटिंग में बार्कले को भी इनवाइट करा गया था। हालांकि डर के मारे बार्कले का मन वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी नहीं होता, जिस बारे में वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को बताता भी है, मगर मीटिंग के वक्त मजबूरन उसे तैयार होकर वहाँ पर जाना ही पड़ता है। उस मीटिंग को दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर अपनी टीवी पर लाइव देख रहे थे और साथ ही मीटिंग वाली जगह पर अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए थे। अब सभी लोगों के वहाँ पर आने के बाद और सारी तैयारी करने के बाद वहाँ पर लगे बड़े बड़े पाइप के पानी को चालू कर दिया जाता है और तब होमो एक्वा के साथ अलग अलग प्रजातियां पाइप से होते हुए लोगों के सामने आ जाती हैं। उनमें ही सॉल्ट नाम की एक फीमेल होमो एक्वा भी शामिल थी, जिसकी प्रजाति के लोग जमीन पर भी सांस ले सकते थे और वो अपने 2 साथियों के साथ गेट से बिल्डिंग के अंदर आई थी। तब उसके आते ही सभी कंट्रीज का एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव उसका स्वागत करता है और उसे गिफ्ट के रूप में हिमालय से लाया हुआ एक पौधा देता है। अभी सॉल्ट भी उन लोगों से बात करना शुरू करती है, जिस दौरान सभी लोगों को ये बात भी पता चलती है कि सॉल्ट को पहले से ही बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, जिसकी वजह से उसे किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की कोई भी जरूरत नहीं थी। खैर अभी सॉल्ट गुस्से में कहती है कि मैं भी तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। उसके इतना बोलते ही उसके पीछे मौजूद 2 गार्ड्स ने जमीन पर 2 अंडे गिरा दिए थे, जो कि असल में सॉल्ट की ही प्रजाति के लोगों के अंडे थे, मगर इंसानों के समंदर के पानी को गंदा करने की वजह से वो अंडे खराब हो चुके थे। उसको देखने के बाद रिप्रेजेंटेटिव सॉल्ट से इसके लिए माफी मांगता है और उससे वापस से अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बात करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्ट एक और बात रिवील करती है कि वो असल में इस रिप्रेजेंटेटिव से बात करना ही नहीं चाहती थी। ये सुनने के बाद तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, पर तभी सॉल्ट पास में बैठे बार्कले की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हम लोग इस इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इससे बात करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो सभी लोग और इवन बार्कले खुद भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था, पर सॉल्ट सबसे कहती है कि वहाँ मौजूद सभी इंसानों में बार्कले ही सबसे अच्छा इंसान है, क्योंकि उन लोगों के एक साथी के मरने के बाद बार्कले ने उसके लिए रिस्पेक्ट शो करते हुए उसके लिए प्रे करी थी। तो बार्कले काफी ज्यादा डरते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो बस एक आम इंसान हूँ और मेरा तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। मगर सॉल्ट और उसके साथी तो मन बना कर आए थे कि वो बात करेंगे तो सिर्फ बार्कले से करेंगे, वरना वो अपने घर को बचाने के लिए जमीन पर रहने वाले लोगों पर हमला करके उन्हें जान से मार देंगे। तब सॉल्ट की फरमाइश को देखकर वहाँ मौजूद लोग इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय मांगते हैं और बहुत सारे गार्ड बार्कले को पकड़कर अपने साथ घोंपचे में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी ही देर में बार्कले से बात करने के लिए वहाँ की इंटेलिजेंस की डायरेक्टर केट भी पहुँच जाती है। तब शुरू में तो केट को लगता है कि शायद बार्कले पहले से सॉल्ट को जानता होगा, मगर बार्कले के हिसाब से उसने सॉल्ट की शक्ल पहली बार देखी थी। तो केट अपने ऑफिसर से बार्कले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहती है, और क्योंकि अब बार्कले वहाँ पर मौजूद न्यूज चैनल की वजह से एक बहुत ही फेमस इंसान बन गया था, इसीलिए गवर्नमेंट के कुछ सोल्जर तुरंत ही बार्कले की बेटी कर्बी और उसकी बीवी बारबरा को उठाकर एक बहुत ही सेफ होटल में शिफ्ट कर देते हैं,
ताकि बाकी किसी नॉर्मल ह्यूमन की वजह से उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं बार्कले की तो केट के सामने अभी भी बुरी तरह से फटी पड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि केट उसे किसी आतंकवादी की तरह ट्रीट करेगी, पर केट ऐसा कुछ भी नहीं करती। और क्योंकि पूरी दुनिया के किसी भी देश के पास सॉल्ट के फैसले को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो लोग बार्कले को ही नया रिप्रेजेंटेटिव बनाने का फैसला कर लेते हैं। तुरंत ही ये खबर भी सुर्खियों में छा जाती है और थोड़ी सी रात के समय में केट बार्कले के साथ सॉल्ट के पास जाकर उसे बता देती है कि वो लोग उसके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, पर क्योंकि रात होने की वजह से बाकी सारे लोग वहाँ पर से जा चुके थे, इसीलिए वो लोग अपनी मीटिंग को कल कंटिन्यू करेंगे। तब सॉल्ट भी इस पर मानकर बार्कले से थोड़ी सी बात करने के बाद वहाँ पर से चली जाती है। इसके बाद केट बार्कले को अपने साथ एक गाड़ी में बिठाते हुए बताती है कि बेशक से अगले दिन तुम्हें ही सॉल्ट से बात करनी है, मगर तुम उसके सामने वही वर्ड्स बोलोगे जो हम तुम्हें लिख कर देंगे। तब ना चाहते हुए भी बार्कले को ये बात भी माननी पड़ती है, जिसके बाद ही उसे उसकी बीवी और उसकी बेटी के पास लेकर जाया जाता है। वहीं शहर के एक लैब में कुछ रिसर्चर सॉल्ट के लाए हुए अंडों पर भी रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। जिस रिसर्च के खत्म होने के बाद वहाँ पर काम करने वाला ही एक लड़का अंडे के एक सैंपल को चुरा कर बाद में उसे मार्क नाम के एक बड़े बिजनेसमैन को दे देता है, जिसकी समुद्र की जमीन से ऑयल निकालने वाली काफी बड़ी कंपनी थी। और क्योंकि उन कंपनी के कारण भी समंदर काफी ज्यादा गंदा होता था, इसीलिए मार्क जानता था कि इंसानों और होमो एक्वास के बीच में कोई भी डील होने पर उसे अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। मगर क्योंकि वो अपनी कंपनी को बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो थोड़ी देर बाद मिलिट्री के 2 सबसे बड़े ऑफिसर से जाकर मिलता है और उनके साथ खाना खाते हुए होमो एक्वास को खत्म करने के प्लान के बारे में बात करने लगता है। पर क्या वो ऐसा सच में कर पाएंगे, इसका जवाब हमें जल्दी ही मिलेगा। खैर इसके अगले दिन सॉल्ट और बार्कले की मीटिंग शुरू हो जाती है, जिस दौरान बार्कले के बात करने के तरीके से सॉल्ट समझ जाती है कि बार्कले भी उससे स्क्रिप्टेड बातें कर रहा है। इसीलिए उससे कहती है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, जो सुनकर बार्कले उसे तुरंत ही एक गिलास में पानी ले जाकर देता है। मगर सॉल्ट उससे कहती है कि मुझे पास की नदी में मौजूद नदी का पानी चाहिए। ये बात सुनने के बाद तुरंत ही कुछ सोल्जर पहुंच जाकर पानी लेकर आते हैं, जो काफी ज्यादा गंदा था। अगर उसके बावजूद भी सॉल्ट चाहती थी कि बार्कले उस पानी को पिए, लेकिन ये बात सुनते ही बार्कले ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उस पानी को पीने से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता था। खैर सॉल्ट की इस हरकत की वजह से बार्कले को ये बात तो समझ में आ गई थी कि किसी भी वाटर सोर्स का गंदा होना सच में काफी बड़ा मुद्दा है, और अगर वो इस पर अभी भी स्क्रिप्टेड बातें ही करेगा तो एक तो ये प्रॉब्लम उल्टा बढ़ जाएगी और दूसरा सॉल्ट और उसके साथी भी गुस्से में आ जाएंगे। इसीलिए वो सॉल्ट से नॉर्मली बातें करते हुए सबसे पहले तो उससे उन अंडों के खराब हो जाने के लिए माफी मांगता है, और बाद में इंसानों के बारे में ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, जो बिना कुछ भी सोचे समझे समंदर और बाकी सारी जगह को कूड़ा डाल डाल कर बर्बाद करे जा रहे थे। तो बार्कले की सच्ची बातों को सुनने के बाद सॉल्ट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और उसे लग रहा था कि शायद इंसान समंदर को जल्दी से जल्दी साफ कर देंगे। इस पर बार्कले हाँ कहता है, मगर वो इस बारे में सबसे पक्की बात करने के लिए सॉल्ट से एक और दिन का समय मांगता है, और फिर अगले दिन की मीटिंग के दौरान सॉल्ट को बताता है कि उन्हें समंदर को साफ करने में कम से कम 40 साल तक का समय लगेगा। ये बात सुनने के बाद तो सॉल्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो इस बात को समझ गई थी कि सरकार इस काम को बाकी सारे सरकारी कामों की तरह धीरे धीरे करने के बारे में सोच रही है, जबकि अगर वो चाहे तो बस कुछ महीनों के अंदर ही पूरे समंदर को साफ करा जा सकता था। बार्कले भी इस बात को अच्छे से जानता था कि सॉल्ट एकदम सही सोच रही है, मगर अभी वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सॉल्ट के गुस्से की वजह से शहर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने लग जाता है। उस तूफान में समंदर, नदियों और नालों में फेंका हुआ इंसानों का काफी सारा कचरा शहर में आके बरसने लग गया था, जिस कचरे में बड़े बड़े टायर, लोहे का सामान, प्लास्टिक और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें शामिल थी, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बर्बाद कर रही होती हैं, और शहर की रोड पर मौजूद काफी सारे लोग उस वजह से घायल भी हो जाते हैं। उस समय पर बार्कले की बीबी बारबरा और उसकी बेटी कर्बी भी बार्कले के पास आने के लिए उसी बिल्डिंग के पास आए हुए थे, जिस दौरान उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरना पड़ता है, और उसी समय कर्बी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा खंभा आकर उससे टकराने वाला होता है। पर किस्मत से उन दोनों के बारे में पहले ही बार्कले को पता चल चुका था, इसलिए वो ये कांड होने के बस 1 सेकंड पहले ही कर्बी के पास जाकर उसकी जान को बचा लेता है, और बाद में बारबरा और कर्बी दोनों को ही एक बिल्डिंग में लेकर चला जाता है। उस समय तक 113 साल पहले समुद्र में डूबा हुआ टाइटैनिक का मलबा भी शहर पर आकर गिर चुका था। इसी वजह से सॉल्ट की इस हरकत की वजह से शहर के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे, और न्यूज में बस यही बातें हो रही थी कि शायद जल्दी ही इंसानों और होमो एक्वास के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग होगी, जिसको इंसान बहुत ही बुरी तरह से हार जाएंगे। अब ऐसी फटी की हालत में भी बार्कले एक बार वापस से सॉल्ट से जाकर सभी लोगों के सामने बातें करता है और उससे कहता है कि हम लोग तुम्हारे साथ कोई भी जंग नहीं चाहते और आगे तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
अब वैसे तो सॉल्ट भी इंसानों के साथ कोई भी जंग नहीं करना चाहती थी, मगर जंग ना करने के लिए इंसानों को उनकी 3 शर्त माननी पड़ेगी। उसमें से पहली शर्त तो ये थी कि इंसान आज के बाद समंदर में कोई भी कूड़ा नहीं डालेगा। दूसरी शर्त ये थी कि जमीन और समंदर के बॉर्डर को अलग अलग कर दिया जाएगा और ना तो इंसान समंदर में कदम रखेगा और ना ही होमो इक्वस जमीन पर आएंगे। इन दोनों शर्तों के अलावा तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि इंसान आज के बाद समंदर के ऊपर के आसमान तक को भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी बिजनेसमैन और बाकी सारे लोग बहुत ही बुरी तरह से भड़क जाते हैं, क्योंकि समंदर के ऊपर के आसमान को इस्तेमाल करे बिना वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकते थे और ऐसे में काफी सारे बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। इसी वजह से एक इंसान तो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो गुस्से में सीधा सॉल्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था, जो देखने के बाद सॉल्ट पहले उसे फोन करने की कोशिश करती है, मगर जब वो आदमी उसकी बात को नहीं सुनता तो सॉल्ट गुस्से में एक जलपरी से एक जलपरा बन जाती है और मर्दाना आवाज में बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग सिर्फ बार्कली से बात करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही बार्कली तुरंत ही वहाँ का माहौल जैसे तैसे शांत करवाता है और बाद में सॉल्ट से उसकी शर्तों के बारे में सोचने के लिए कुछ दिन का समय मांगता है। सॉल्ट भी तब उसे समय देने के लिए मान जाती है, पर अब उसकी नई शर्त ये थी कि अगली बार से वो इंसानों के पास मीटिंग करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि बार्कली अब वो जिस भी इंसान को अपने साथ रखना चाहता है उन लोगों को अटलांटिक ओशन के 25,000 फुट नीचे मौजूद होमो इक्वा के इलाके में जाकर वहाँ पर उनसे बात करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद बार्कली और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मुंह एकदम डब्बे के जैसा खुल जाता है, पर फिलहाल के लिए कोई और रास्ता न होने की वजह से बार्कली को ऐसा करने के लिए भी मानना पड़ गया था। अब जैसा कि समंदर के अंदर जाके सॉल्ट और उसके साथियों से बात करने का पूरा जिम्मा भी बार्कली के कंधे पर था, इसलिए बार्कली की पानी के अंदर सांस लेने की ट्रेनिंग शुरू करा दी जाती है। अब बार्कली से कहा जाता है कि उसे किसी भी तरह से सॉल्ट को उसकी तीनों शर्तें बदलने के लिए मनाना होगा। अब ऐसे बार्कली के साथ अलग अलग कंट्रीज के कुछ और रिप्रेजेंटेटिव और ऑस्टिन भी जाने वाला था। उन रिप्रेजेंटेटिव्स में इंडिया का एक रवि नाम का बंदा भी शामिल था। वो सारे के सारे लोग अपनी पूरी तैयारी करने के बाद मीटिंग करने के लिए अटलांटिक ओशन के 25,000 फुट नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर जाने से पहले बार्कली अपने परिवार से जाकर मिलता है, जो उसके समंदर के नीचे जाने से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो समंदर के इतना नीचे जाकर उस मीटिंग से जिंदा वापस आएगा या फिर नहीं, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए वो लोग उसको जाने से मना भी करते हैं, मगर इंसानों को किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए बार्कली के पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। इसीलिए वो बारबरा के गले से लगकर रोने लग जाता है, जिस दौरान बारबरा उसे जैसे तैसे संभालती है और बाद में कर्बी भी उसके गले से लगकर उसको हिम्मत देती है। इसके बाद बार्कली अपने 6 लोगों की टीम के साथ अटलांटिक ओशन के उस एरिया में चला जाता है, जहां से ही उसे और उसके साथियों को एक गोल सबमरीन में बिठाकर 25,000 फुट नीचे भेजा जाने वाला था। तब सबसे पहले तो ऑस्टिन, बार्कली, रवि और बाकी सारे लोग उस गोल सबमरीन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद उस गोले को बाहर से पूरी तरह से सील करके मोटी रस्सी के सहारे धीरे धीरे पानी में उतारा जाने लगता है। उस दौरान गोले में टेड नाम का भी एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था, जो सॉल्ट को मनाने के लिए अपने साथ एक लकड़ी से बना हुआ ग्लोब गिफ्ट के रूप में लेकर जा रहा था। अब इस पूरे मिशन के दौरान केट छोटी से छोटी चीज पर पूरी तरह से नजर बनाकर बैठी हुई थी, पर थोड़ी देर बाद अचानक से उस गोली की रस्सी टूट जाती है, जिससे गोली के अंदर बैठे सभी लोगों से केट का कनेक्शन भी टूट गया था। इस बारे में न्यूज की मदद से जब पूरी दुनिया को बताया जाता है, तो दुनिया के सभी लोगों का दिल बहुत ही जोरों से धड़कना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि बार्कली और उसके साथी अभी जिंदा हैं भी या फिर नहीं। तब इस बारे में बताने के लिए केट तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर हैरी के पास जाती है, जो उस समय पर मार्क और उन दोनों बड़े आर्मी ऑफिसर के साथ एक मीटिंग कर रहा था, जिन ऑफिसर से मार्क ने कुछ दिनों पहले होमो इक्वास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मीटिंग करी थी। अभी हैरी के साथ भी वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग होमो इक्वास को पूरी तरह से खत्म कैसे कर सकते हैं, जिस दौरान आर्मी ऑफिसर ही कहता है कि मैंने होमो इक्वास को खत्म करने की शुरुआत भी कर दी है और आज उनके काफी सारे लोग मारे जाएंगे, मगर कैसे, इस बात का जवाब भी हमें जल्दी ही मिलेगा। कैरबी केट ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि मार्क ने हैरी को भी पैसे खिलाकर उसे भी अपनी तरफ कर लिया है, ताकि उसे अपनी ऑयल टिक के बिजनेस को बंद न करना पड़े। फिलहाल के लिए केट वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से किसी भी होमो इक्वा को नुकसान पहुँचाने से मना करती है, मगर जब कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता तो केट गुस्से में वहाँ पर से चली जाती है। इस दौरान मार्क इस बात को समझ गया था कि केट आगे चलकर उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, मगर उस मुसीबत से बचने के लिए भी वो तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक प्लान को तैयार कर लेता है। कैरबी समंदर के नीचे किस्मत से गोले में सभी लोग जिंदा थे और बस काफी सारे होमो इक्वास उनकी रस्सी को तोड़कर उनके गोली को किसी खास जगह पर लेकर जा रहे थे।
इसके थोड़ी देर बाद अंदर बैठे सभी लोगों को एहसास होता है कि उस गोली के दरवाजे को खोला जा रहा है। इसीलिए वो लोग अपने सेफ्टी हेलमेट को पहनकर तैयार हो जाते हैं और गोले के खुलते ही बाहर कदम रखते हैं। तब बाहर आने के बाद तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि असल में सॉल्ट के साथ ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी गुफा के अंदर लेकर आ गए थे, जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं होती। इसका मतलब समंदर के अंदर भी वो लोग बिना किसी दिक्कत के सांस ले सकते थे। इसी वजह से सॉल्ट उन सबसे उनके हेलमेट को उतारने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे, मगर बार्कले को सॉल्ट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा था। इसलिए अभी जब सॉल्ट उसके हेलमेट को उतारने के लिए आती है तो बार्कले उसे मना नहीं करता और सच में वो हेलमेट उतारने के बाद भी वहाँ पर आराम से सांस ले पा रहा था। तब उसको देखकर टेड को छोड़कर बाकी सभी लोग भी अपने हेलमेट को उतार देते हैं और सॉल्ट मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए सभी लोगों को गुफा के थोड़ा सा अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर समंदर में रहने वाली काफी सारी मछलियाँ इंसानों को देखने के लिए आई थी, जो देखकर बार्कले और उसके साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी उन्हें गुफा में काफी सारे होमो एक्वास भी दिखाई देते हैं, जो कि बस उन लोगों की मीटिंग को सुनने के लिए दुनिया भर के अलग अलग कोने से आए थे। अब ऐसे सॉल्ट उन लोगों को वहाँ पर लेकर नहीं रुकी थी, वो अभी भी उन लोगों को धीरे धीरे उनके पीछे आने के लिए कहती रहती है। जिस दौरान ही आगे बढ़ते हुए अचानक से बार्कले को एहसास होता है कि उसके पीछे से उसके बाकी सारे साथी गायब हो चुके हैं। तभी सॉल्ट बार्कले को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है, जिस दौरान बार्कले की पट के 4 से 64 हो गई थी। केवल केट अभी बार्कले और बाकी के 5 लोगों के गायब होने के कारण अपने घर में काफी ज्यादा परेशान थी। जिस दौरान अचानक से उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर पीछे से नोटिस करता है कि कोई खिड़की के बाहर से स्नाइपर की मदद से केट के ऊपर निशाना लगाकर उसे शूट करने वाला है। इसीलिए अभी गोली चलते ही क्रिस्टोफर जैसे तैसे केट को धक्का देकर बचा लेता है, मगर इस दौरान वो गोली क्रिस्टोफर के लग जाने से क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है। अभी भी वो स्नाइपर लगातार केट को मारने की कोशिश करे जा रहा था। इसीलिए केट जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने एजेंट को कॉल करके उन्हें वहाँ पर बुलाती है, जो तुरंत ही वहाँ पर आकर जैसे तैसे केट को बचा लेते हैं और थोड़ी ही देर में उस स्नाइपर को भी शूट करके खत्म कर देते हैं। अब वैसे वो स्नाइपर एक रशियन स्नाइपर था, जिसके मर जाने की वजह से केट काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि अब उसे ये बात पता नहीं चलेगी कि उसे मारने की कोशिश करी किसने थी। इधर अभी पानी के अंदर मौजूद उस गुफा के अंदर सॉल्ट बार्कले को बताती है कि उसके साथी पूरी तरह से सेफ हैं और उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो बार्कले के थोड़ा सा पास आके उसे टच करती है, क्योंकि जब से उसने बार्कले को देखा था तब से वो बार्कले को पसंद करने लग गई थी और वो उसे एक न एक बार टच करना चाहती थी। इस बात को सुनकर बार्कले को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद भी उसको पसंद करने लग गया था, इसीलिए वो भी उसको टच करता है। लेकिन अभी वो लोग इससे आगे बढ़कर अटलांटिक ओशियन के नीचे अपने सस्ते हुए वाले काम को शुरू कर पाते, उससे पहले ही वहाँ पर बार्कले के बाकी सारे साथी भी पहुँच जाते हैं और बार्कले को अपने इस कार्यक्रम को बीच में ही रोककर अपने असली काम यानी कि मीटिंग पर फोकस करना पड़ता है। अब मीटिंग के बीच में ही टेड अचानक से अपने उस ग्लोब को निकालकर सीधा सॉल्ट को देता है, जिसे देखने के बाद तो सॉल्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ग्लोब असल में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बॉम्ब था, जिसके फटने से अगले ही पल गुफा के अंदर समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाता है। इससे सॉल्ट के काफी सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन सॉल्ट के मन में तो अभी बस बार्कले को बचाने की इच्छा थी, इसीलिए वो जल्दी से अपनी ताकत की मदद से एक बुलबुला बनाती है और बार्कले को अपनी सांसों की बदबू सूंघाते हुए ऑक्सीजन देना शुरू कर देती है। इससे बार्कले तो जैसे तैसे सॉल्ट के साथ ऊपर आके बच गया था, मगर नीचे मौजूद बार्कले के बाकी सारे साथी मारे जा चुके थे। आगे जब समंदर के नीचे हुए इस धमाके के बारे में केट को पता चलता है तो वो भी बार्कले और बाकी सबकी मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद धमाके की ये खबर न्यूज में भी दिखाई जाने लग जाती है। इस खबर को देखकर कर्बी और बारबरा तो पूरी तरह से टूट गए थे और अब उन्हें बार्कले की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इसी बीच सॉल्ट की एक वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल होती है, जिसमें सॉल्ट कह रही थी कि वो धमाका हमने ही करा है ताकि हम बार्कले समेत उसके साथियों को मारकर अपने बच्चों की मौत का बदला ले सके। हालांकि वैसे तो ये वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड था, मगर उस धमाके के बाद से सभी लोग उस फेक वीडियो पर भी भरोसा करके होमो एक्वास को इंसानों का दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं और पूरे इंटरनेट पर होमो एक्वास के खिलाफ में जमकर हेट फैलाते हैं। इधर जब एक हेलीकॉप्टर उस धमाके वाली जगह के ऊपर से उड़ रहा था, तभी अचानक उसकी नजर बार्कले और सॉल्ट पर पड़ती है, जिस दौरान उसने तुरंत ही बार्कले को रेस्क्यू कर लिया था। मगर जैसा कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सोल्जर सॉल्ट को अपना दुश्मन समझ रहे थे, इसीलिए वो तुरंत ही उसको पकड़कर कैद कर लेते हैं। ये देखकर बार्कले तुरंत ही लैपटॉप से केट को कॉल करके सारी सच्चाई बताता है और केट को समझ आ जाता है कि पक्का उसको मरवाने और टेड को होमो एक्वा के एरिया में भेजकर वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के पीछे उस आर्मी ऑफिसर का हाथ है। इधर अभी सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद केट को ये बात भी समझ आ गई थी कि पक्का ये सब उस ऑफिसर ने मार्क के कहने पर करा होगा,
पर इस चीज के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से अभी केट उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये थी कि अब उन लोगों के साथ देश का प्राइम मिनिस्टर हैरी भी मिला हुआ था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बार्कली को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि सॉल्ट ने उसकी जान बचाई थी, पर उसके बावजूद भी सरकार ने उसे जानवरों की तरह पकड़कर कंटेनर में रख रखा था। खैर अब इसके अगले दिन बार्कली जब अपने शहर में पहुंचता है तो कोच पर उसकी मुलाकात रॉजर से होती है, जिसकी वजह से ही बार्कली इस सब झमेले में फंसा था और रॉजर पहले के टाइम पर अक्सर उस पर ऑर्डर झाड़ता रहता था। अब वैसे एसी भी सॉल्ट वाले कंटेनर को भी बोर्ड से उठाकर एक ट्रक पर लोड करा जा रहा था, जिस ट्रक की चाबी रॉजर के पास थी। इसीलिए तब कुछ सोचते हुए बार्कली रॉजर को ऑर्डर देते हुए उस ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर पहले तो रॉजर ने मना कर दिया था, पर जैसा कि बार्कली उनके देश का रिप्रेजेंटेटिव था तो रॉजर को उसकी ये बात मानकर उसे चाबी देनी पड़ जाती है। इसके बाद बार्कली कंटेनर के लोड हो जाने के बाद तुरंत ही ट्रक में जाकर बैठता है, जो देखने के बाद पास में मौजूद हैना और उसके सारे ऑफिसर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। मगर बार्कली इस बात को जानता था कि वो लोग उसको शूट नहीं करने वाले, इसीलिए वो तुरंत ही ट्रक को फुल स्पीड में पीछे की तरफ लेकर जाने लग जाता है और किनारे तक आकर झटके से ब्रेक मार देता है। इससे ट्रक पर लोड हुआ कंटेनर अचानक से पानी में गिर गया था, जिसके पानी में जाते ही सॉल्ट उसमें से बाहर आ जाती है और बार्कली खुद भी पानी में कूद जाता है। तो सॉल्ट उसको पानी के नीचे से कहीं पर लेकर चली गई थी, जिसके बारे में हैना या फिर बाकी सबको कुछ भी पता नहीं था। और अब बार्कली की इस हरकत की वजह से देश की सरकार ने उसे न्यूज चैनल पर गद्दार घोषित कर दिया था। इस बारे में उस मीटिंग वाली बिल्डिंग में मौजूद केट और बाकी सबको भी पता चल गया था, जो जानने के बाद केट को समझ में नहीं आता कि अब उसे बार्कली को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तभी अचानक से मीटिंग वाली बिल्डिंग के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी सी चेकिंग करने पर उन्हें पता चलता है कि उस बिल्डिंग में लगाए गए पाइप की मदद से वापस से उनसे मीटिंग करने के लिए कोई जलपरी आ रही थी। ये बात जानने के बाद केट तुरंत ही अपनी एक स्पेशल टीम के साथ उस जगह पर जाती है और सभी लोगों की आंखें उस पाइप के एंट्रेंस की तरफ टिकी होती हैं, जिस दौरान सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर सॉल्ट बार्कली के साथ भाग चुकी है तो अब उनसे बात करने के लिए कौन सी जलपरी आएगी। मगर जैसे ही वो जलपरी एंट्रेंस से दाखिल होती है तो अचानक से सबके मुंह से निकलता है, जलपरी नहीं है तो जलपरा है। असल में इस बार उन लोगों के पास टैड नाम का एक मेल होमवर्क का मीटिंग करने के लिए आया था, जो टैड के अटलांटिक ओशियन के नीचे करे गए ब्लास्ट की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उन्होंने तो इंसानों को अपना दोस्त समझकर नीचे बुलाया था, मगर इंसानों ने नीचे आकर अपनी औकात दिखा दी। अब हालांकि पानी के नीचे ब्लास्ट होने की वजह से ज्यादा होमो एक्वा की जान तो नहीं गई थी, पर अभी टैड किसी भी हालत में सॉल्ट को वापस चाहता था और अगर जल्दी ही सॉल्ट को उसे वापस नहीं करा जाता तो होमो एक्वा पक्का इंसानों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग का ऐलान कर देते। ये बात सुनने के बाद उस कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं, पर इस बार तो सच में किसी को पता नहीं था कि सॉल्ट अपने साथ बार्कली को कहां पर लेकर गई है। इसके बावजूद केट जैसे तैसे टैड को समझाते हुए वादा करती है कि वो जल्दी ही सॉल्ट को उसको सौंप देंगे, पर कम से कम वो उन्हें सॉल्ट को ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम दे। इस पर टैड मानकर वहां पर से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ रात के समय में सॉल्ट बार्कली को अपने साथ बाहर निकालकर एक फैक्ट्री में लेकर चली जाती है, जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और फिलहाल के लिए वो दोनों वहां पर किस करने के बाद एक दूसरे के साथ आराम करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों ने प्लान बनाया था कि वो दोनों किसी तरह से इस शहर से बाहर निकलकर केट को कॉल करेंगे और बाद में केट सभी ऑफिसर को मनाएगी कि आगे से कोई भी सॉल्ट को पकड़ने के लिए उसके पीछे ना जाए। सॉल्ट को भी कहीं ना कहीं केट से बात करने के बाद ये बात तो पता चल गई थी कि केट एक अच्छी इंसान है और वो उनकी मदद जरूर करेगी, पर जैसा कि अभी शहर से बाहर निकलने के लिए बार्कली को एक गाड़ी की जरूरत थी, इसीलिए वो सॉल्ट के साथ एक सुनसान टनल में जाकर वहां से गुजरने वाले एक बच्चे को डराता है और उसका फोन लेते हुए बारबरा के पास कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताते हुए बारबरा को अपने पास बुलाता है। तब बारबरा भी कॉल पर उसके पास आने के लिए मान गई थी, मगर उस समय पर बारबरा के घर पर काफी सारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जिन्हें पता था कि पानी से बाहर निकलने के बाद बार्कली बारबरा को किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। और अब जैसे कि उन ऑफिसर्स को भी बार्कली और सॉल्ट की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उस ब्रिज पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर बार्कली ने बारबरा को बुलाया था। अब वो बुढ़ा ऑफिसर जिसने टैड को पानी के नीचे भेजकर वहाँ पर उससे ब्लास्ट करवाया था, वो खुद भी सॉल्ट को पकड़कर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए बार्कली और सॉल्ट की लोकेशन के बारे में पता चलने पर वो भी वहाँ पर जाने लग जाता है। इस बारे में केट को भी पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उस ऑफिसर के पास कॉल करके उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर अभी भी वो ऑफिसर उसकी बात को नहीं मानता। दूसरी तरफ मार्क जब सॉल्ट के साथ फैक्ट्री के पास होता है, तभी उसे बाहर बारबरा की गाड़ी दिखाई देती है, मगर उसके बाहर जाने पर जैसे ही बारबरा गाड़ी में से बाहर आती है तो वो बार्कली को सॉल्ट के साथ वहाँ पर से भागने के लिए कहती है, लेकिन सॉल्ट और बार्कली वहाँ पर से भाग पाते उससे पहले ही उन दोनों को ब्रिज के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वाले और आर्मी वालों ने दोनों तरफ से घेर लिया था। अब जैसे ही वो लोग बार्कली को पकड़ते हैं तो बार्कली सॉल्ट से पानी में कूदकर वहाँ पर से भागने के लिए कहता है, जो देखने के बाद सॉल्ट पहले तो बहुत ही जोर से चिल्लाती है,
जिसकी वजह से इतनी तेज वाइब्रेशन पैदा हुई थी कि सभी लोगों के कान में दर्द होने लग गया था। तब आर्मी वाले भी गुस्से में सॉल्ट के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और अभी जब सॉल्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो तुरंत ही पानी में कूदकर वहाँ पर से भाग जाती है। इसी बीच शहर के समंदर के किनारे एक होमो एको आकर एक शंख को बजाता है, जिसकी आवाज को सुनने के बाद शहर के सारे कुत्ते सीधा समंदर के किनारे की तरफ आने लग गए थे और उनके वहाँ पर आते ही होमो एक्वास ने उन्हें जाल में पकड़कर अपने खाने के लिए पकड़ लिया था। इस बारे में इंसानों के अभी वाले रिप्रेजेंटेटिव को पता चलने पर वो तुरंत ही टाइड को अपने पास बुलाकर उन्हें कुत्तों को खाने से मना करता है। पर टाइड के हिसाब से जिस तरह से इंसानों का फेवरेट खाना मछली थी, उसी तरह से होमो एक्वास का फेवरेट खाना कुत्ते थे। अब इंसान इस बात पर कुछ कह भी नहीं सकते थे। वहीं जैसे कि बार्कली और सॉल्ट के प्यार के पंचनामे के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था और बार्कली 25,000 फुट के गहरे पानी के नीचे से जिंदा बाहर आया था, इसीलिए साइंटिस्ट अब उसके शरीर पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। इधर अभी बार्कली को एक हाई सिक्योरिटी वाले होटल में रखा गया था, क्योंकि वो लोगों की नजर में अभी भी गद्दार है और वो लोग उसे सड़क पर दिखाई देते ही जान से मार सकते हैं। उसी वजह से बार्कली को किसी से मिलने की इजाजत भी नहीं होती और बार्कली बस अपने बॉडी टेस्ट के खत्म होने के बाद पूरा दिन अपने होटल में पड़ा पड़ा सॉल्ट को याद करता रहता है। इवन अभी बार्कली को खुद की बॉडी में भी कुछ चेंजेस महसूस होना शुरू हो गए थे, जिस दौरान अब उसे पानी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए जब भी अब उसे टाइम मिलता था तो वो नहाने के लिए चला जाता था। इधर केट को अचानक से पता चलता है कि मार्क को किसी ने जान से मार दिया है, इसीलिए वो इस बारे में जानकर तुरंत ही एक इन्वेस्टिगेशन टीम को मार्क के बारे में सब कुछ पता करने को कहती है, जिससे केट को सेवरेंस नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से मार्क हैरी और उन दोनों आर्मी ऑफिसर के साथ मिलकर होमो एक्वास को खत्म करने वाला था। मगर कैसे? केट को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी अचानक से केट के पास उसका एक साथी आकर बताता है कि दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलने लग गए हैं, जिसका मतलब कि होमो एक्वास ने अब सच में गुस्से में आकर इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनने के बाद तो केट काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर इसी तरह से ग्लेशियर्स पिघलते रहते तो जल्दी ही पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती। तब इस बारे में वो रिप्रेजेंटेटिव से टाइड से बात करने को कहती है, मगर टाइड और उसके साथी अब इस जंग को रोकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे और वो खुद कोई हथियार उठाए बिना ही इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। इधर इस सबसे अनजान बार्कली का मन अभी बार से मिलने का करता है, इसीलिए वो काफी सारी सिक्योरिटी के साथ एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कर्बी भी बार्कली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद जब बारबरा बार्कली से बात करती है तो उसे बार्कली की बातों से समझ में आता है कि बार्कली उन दोनों के डिवोर्स के बाद से काफी ज्यादा टूट गया था और अब फिलहाल के लिए उसे सॉल्ट से प्यार हो चुका है और वो सॉल्ट को किसी भी हालत में ढूंढना चाहता है। इसके लिए वो होटल से जैसे तैसे रात में सभी लोगों से छुपकर समंदर के किनारे जाकर सॉल्ट का नाम भी पुकारता था, मगर आज तक सॉल्ट उससे मिलने के लिए नहीं आई थी। ये बात बताते हुए बार्कली रोने लग जाता है, जिस दौरान बारबरा उसकी सिचुएशन को समझते हुए जैसे तैसे उसे संभालती है। पर उस दौरान उन लोगों की ये बातें बाहर मौजूद एक सोल्जर ने भी सुन ली थी। वो सोल्जर तुरंत ही इस बारे में उस बूढ़े आर्मी ऑफिसर को बता देता है, जो जानने के बाद ऑफिसर ने फैसला करा था कि वो होमो एक्वास तक सेवरेंस प्रोजेक्ट को बार्कली के जरिए ही पहुंचाएगा। इसीलिए वो रात के समय में बार्कली के खाने में कुछ मिलवा कर पहुंचाता है, जिसकी वजह से बियर पीते ही बार्कली को बहुत ही बुरी तरह से नींद आ जाती है और उसी वक्त काफी सारे साइंटिस्ट उसकी बॉडी में आकर कुछ इंजेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जब सुबह सुबह बार्कली की आंख खुलती है तो वो रोज की तरह सॉल्ट से मिलने के इरादे से तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेकर समंदर के किनारे जाता है और समंदर के अंदर अपना मुंह डालकर सॉल्ट का नाम पुकारने लगता है। तो किस्मत से इस बार सॉल्ट भी उससे मिलने के लिए आ गई थी। असल में पहले के टाइम पर सरकार के समंदर में लगाए गए कुछ डिवाइस की वजह से बार्कली की आवाज सॉल्ट तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन सेवरेंस प्रोजेक्ट को होमो एक्वास तक पहुंचाने के लिए उस बूढ़े आर्मी ऑफिसर ने उन डिवाइसेस को बंद करवा दिया था। इसलिए इस बार बार्कली की आवाज को सुनकर सॉल्ट उसके पास तुरंत आ गई थी। तो उसको देखते ही पानी में जाकर बार्कली सबसे पहले तो उसको किस करता है और उसके बाद उससे उसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है, जिस दौरान सॉल्ट बात करते हुए उसे बताती है कि उसके लोग ग्लेशियर्स को पिघलाकर इंसानों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और उसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इंसान उनके साथ समझौता कर ले। उस समझौते को करने के लिए इंसानों को पूरी दुनिया के समंदर के अंदर अकॉर्ड नाम के एक सिग्नल को भेजना पड़ेगा, जिस सिग्नल को सुनने के बाद सारे होमो एक्वा पक्का पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। इस बात को जानने के बाद बार्कली तुरंत ही केट के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है और केट भी उसकी बात मानकर पूरी दुनिया के समंदर में अकॉर्ड नाम के सिग्नल को भिजवा देती है। इस सिग्नल के समंदर के अंदर जाते ही अचानक से ग्लेशियर की बर्फ पिघलना बंद हो गई थी, मगर फिलहाल के लिए किसी भी होमो एक्वा ने इंसानों को इस सिग्नल का कोई भी जवाब नहीं दिया था। तब केट रात तक किसी जवाब के आने का इंतजार करती है, मगर रात होने के बावजूद भी किसी होमो एक्वा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी अचानक से पूरी दुनिया के समंदर के किनारों पर काफी सारे होमो एक्वा की लाशें बहकर आना शुरू हो जाती हैं, जो देखने के बाद तो सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे और किसी को भी होमो एक्वास के मरने का कारण समझ में नहीं आ रहा था।
अब ये लाशें इसी तरह से 2 से 4 दिन तक लगातार समंदर के किनारे बहते हुए आती रहती हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में थी। और उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे के सारे होमो इरेक्टस मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया की न्यूज में इसी बारे में बातें होने लग जाती हैं और बार्कली को इस बारे में पता चलने पर वो सॉल्ट के लिए बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सॉल्ट भी मारी गई है। तब मरे हुए होमो इरेक्टस में से एक होमो इरेक्टस की बॉडी को केट अपने साथ अपनी रिसर्च लैब में लेकर आ जाती है और वहाँ उसकी बॉडी पर रिसर्च करने से केट को पता चलता है कि असल में उन सभी होमो इरेक्टस की मौत एक बहुत ही खतरनाक वायरस की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उनके गलफड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे, जिसकी वजह से ही पानी के अंदर सांस न ले पाने की वजह से वो लोग मारे गए। एवं सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो वायरस किसी न किसी इंसान ने ही होमो इरेक्टस तक बनाकर पहुंचाया था। ये बात पता चलते ही केट समझ जाती है कि असल में यही वायरस सेवरेंस प्रोजेक्ट था और इसके पीछे उसी बूढ़े ऑफिसर का हाथ है। अब असल में उस दिन जब बार्कली को बेहोश करके उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करा गया था, तो वो वायरस असल में सेवरेंस वायरस ही था, जिसके बारे में पता न होने के कारण जब बार्कली ने सॉल्ट को किस करा तो वो वायरस पहले सॉल्ट के अंदर चला गया और बाद में फिर वो बाकी होमो इरेक्टस में फैल गया। उस वायरस की वजह से 90% होमो इरेक्टस की प्रजाति पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाली थी, जिसका मतलब कि अभी भी 10% होमो इरेक्टस जिंदा थे और वो लोग अभी इंसानों से मिलने के लिए पाइप के जरिए उनकी बिल्डिंग में आ रहे होते हैं। इस बारे में पता चलते ही बार्कली को तैयार करके उस जगह पर उनसे बात करने के लिए भेजा जाता है, जिस दौरान बार्कली के सामने सॉल्ट भी आ गई थी और सॉल्ट के हिसाब से उस वायरस से सिर्फ वही होमो इरेक्टस जिंदा बच पाए थे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी सॉल्ट को जिंदा देखकर बार्कली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मगर सॉल्ट अभी इंसानों को ताना देते हुए सबसे पहले तो युद्ध जीतने की बधाई देती है और बाद में एक शांति समझौता करते हुए वहाँ पर से जाने लग जाती है। उस दौरान बार्कली उसको समझाने की भी कोशिश करता है कि हम लोग समंदर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तुम्हारे नाम कर सकते हैं, जहाँ पर इंसानों के द्वारा कोई भी गतिविधि नहीं होगी और इंसान तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी करेंगे। मगर अपने इतने सारे साथियों की मौत की वजह से सॉल्ट खुद भी बुरी तरह से टूट चुकी थी और वो इंसानों से कोई भी मदद नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो ज्यादा बात ना करते हुए वहाँ पर से चली जाती है। तब जाते जाते वो मीटिंग रूम में बैठे उन इंसानों को धमकी देते हुए भी जाती है जिन्होंने उनकी प्रजाति के ऊपर वायरस छोड़ा था और सॉल्ट के हिसाब से वो लोग पानी की वजह से जल्दी ही मरने वाले थे। ये बात सुनने के बाद तो वहाँ पर बैठा बूढ़ा ऑफिसर, उसकी साथी और साथ ही प्राइम मिनिस्टर हैरी, वो तीनों ही पानी से होने वाली अपनी मौत के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। और फिर अभी सॉल्ट और उसके साथियों के वहाँ पर से जाने के बाद वहाँ पर लगाए गए पाइप सिस्टम पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें भरा सारा का सारा पानी कमरे में भरने लग गया था। उस पानी को देखकर वैसे तो सब लोग वहाँ पर से भागने लग गए थे, पर क्योंकि बार्कली सॉल्ट के उदास होने की वजह से पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो उस पानी के सामने से नहीं हटता। तब जैसे तैसे हाना उसके पास आकर उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर लेकर जाती है और अब उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इधर केट भी इस हत्याकांड की वजह से बहुत ज्यादा उदास थी। तभी अचानक से एक आदमी उसके पास फोन लेकर आता है, क्योंकि असल में केट से वो साइंटिस्ट बात करना चाहता था जिसको बार्कले की बॉडी पर टेस्ट करने का काम मिला था। वो भी केट को बार्कले की बॉडी में होने वाले एक बहुत ही बड़े चेंज के बारे में बताता है, जिस बारे में सुनने के बाद केट तुरंत ही अपनी गाड़ी को बार्कले के पास लेकर जाती है और बार्कले को अपनी गाड़ी में बैठाकर लोगों की भीड़ में से होते हुए उसे समंदर के पास लेकर चली जाती है। असल में सॉल्ट के साथ संबंध बनाने की वजह से बार्कले की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, जिसमें से सबसे बड़ा चेंज यही था कि अब उसके गलफड़े उगने लग गए थे। इस बारे में पता चलने पर बार्कले बहुत ज्यादा खुश होते हुए समंदर के अंदर चला जाता है और सॉल्ट को आवाज देकर वहाँ पर बुलाता है। सॉल्ट भी तब उसकी आवाज सुनकर एक बारी में वहाँ पर आ गई थी और सॉल्ट से बात करने पर बार्कले को अब जाकर पता चलता है कि असल में समंदर में अकॉर्ड का सिग्नल जाने के बाद सभी होमो इरेक्टस ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग के अंदर सॉल्ट भी गई थी और उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से बाकी सारे होमो इरेक्टस भी इन्फेक्टेड होकर खत्म हो गए। अब वैसे ये बात सुनने के बाद बार्कले को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर क्योंकि अब वो समंदर के अंदर सॉल्ट के साथ हमेशा के लिए रह सकता था, इसीलिए भी सॉल्ट और बार्कले दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। तब केट उन दोनों को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है और उन दोनों के वहाँ पर से जाने के बाद वो भी अपने घर की तरफ आने लग जाती है। तभी उसे समंदर के किनारे एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है, जिसने अपने कूड़े को समंदर के पास ही फेंक दिया था, जो देखने के बाद पहले तो केट उससे आराम से उस कूड़े को उठाने के लिए बोलती है, मगर जब वो आदमी नहीं मानता तो केट गुस्से में आकर अपनी बंदूक को निकाल कर उस आदमी के ऊपर तान देती है। ये देखने के बाद तो उस आदमी की फट के 4 से 64 हो गई थी और वो अपना कूड़ा लेकर तुरंत ही वहाँ पर से भाग गया था। अब वैसे इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है और जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज तक इंसान पूरे 10% समंदर को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, तो क्या आपके हिसाब से समंदर के नीचे कोई होमो इरेक्टस जैसी प्रजाति मौजूद हो सकती है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना।
साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।